नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का जोश जुनून के साथ हार्दिक स्वागत है एक बार फिर आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। वेरी गुड मॉर्निंग, वेटिंग फॉर क्लास। सुनील कुमार 444 जी, लाला राम, प्रियंका, फ्रूटी, प्रदीप, महेंद्र कुमार जी, हेलो एवरीवन, नमस्कार। पीयूष पार्टी, वेरी गुड। बसंती, ममूल, आदित्य, सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पीयूष कुमार जी गुड मॉर्निंग। रमेश, रवि बिश्नोई, रवि बंसल, अजय सिंह, गगन सिंह, मिस्टर ब्लेस, ठीक है साहब, सभी का हार्दिक स्वागत। अशोक ढाका जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत। धर्मेंद्र चौधरी जी नमस्कार, माधुरी जी नमस्कार, नीलू नमस्कार, सुमन, सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, प्रणाम, हार्दिक स्वागत आप सभी का आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। बातचीत की शुरुआत करते हैं कुछ बातों के साथ। आज की वो करंट अफेयर्स की बात जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जल्दी आपके सबसे पहले अब वीडियो का एग्जाम होने वाला है, उसकी तैयारी में जुट जाइए और आराम से एक महीना आपके पास लगभग है, 20 दिन तो मानकर चलिएगा। 27 तारीख को आपका अगर एग्जाम है तो भी आप एक बार अच्छे से पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हो, इतना समय है आपके पास। तो आप अच्छे से रिवीजन करते हुए अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। और बातचीत की शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर्स पर भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये सारी बातें। इन सवालों को लेकर भी आपको जागरूक रहना है। यदि कोई युवक अपने शिक्षा काल में सदाचारी रहकर जीवन व्यतीत कर लेता है तो यह समझ लेना चाहिए कि वह जीवन भर के लिए कुछ बन गया है। उस काल में प्राप्त हुई सिद्धि उसके महान ऐश्वर्य के समान है। यदि कोई युवक अपने शिक्षा काल में सदाचारी रहकर जीवन व्यतीत कर लेता है, ये बहुत मुश्किल है आज के इस दौर में, मगर फिर भी अगर ऐसा कोई कर लेता है तो वह मान लो अपनी सिद्धि के बलबूते बुद्ध की तरह अपने जीवन को सुंदर बनाने की ओर आगे बढ़ जाता है। तो जीवन व्यतीत कर लेता है तो यह समझ लेना चाहिए कि वह जीवन भर के लिए कुछ बन गया है। उस काल में प्राप्त हुई सिद्धि उसके महान ऐश्वर्य के समान है। उसको प्राप्त हुई बड़ी से बड़ी महात्माओं की सिद्धि के समान उसे सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा समझना चाहिए। कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पे लाना है तुम्हें। अपने हाथ की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें। तो लोगों के हाथों की लकीरें नहीं देखनी, कितने ही लोगों का भाग्य आपको बदलना है, कितने ही लोगों के भाग्य का उदय आपको करना है, कितने ही लोगों की जिंदगियों को आपको संवारना है। कितने ही लोग आपसे आस लगाए बैठे हैं, कितने ही लोग आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं। उन सब की आशाओं उम्मीदों को पूरा करने का आप में दम होना चाहिए कि वाकई में एक दिन इन सब की उम्मीदों को मैं पूरा करके रहूंगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं कि हमें उम्मीदों से हारना नहीं है कि लोग क्या क्या सोचते हैं, क्यों करते हैं इतनी उम्मीद। अरे आपके पास कुछ है तो लोग उम्मीद करते हैं, वरना कौन किससे उम्मीद करता है आज के इस दौर में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर बातचीत करेंगे जो आपके सामने रही है पिछले 1-2 दिन के अंतर्गत। उन कुछ विषयों पर बातचीत करेंगे। पहला आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, हाँ जी, यहां है कैरेबियाई देश बारबाडोस ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने राष्ट्र प्रमुख के रूप में हटा दिया और खुद को एक नया गणतंत्र घोषित कर दिया। मैं पिछले 2-3 दिन से पढ़ा रहा हूं यही खबर, लेकिन कल ये पूरी जानकारियां जो है वो आपके सामने आ गई होगी। कल इसका कार्यक्रम आयोजित हुआ, नए राष्ट्रपति ने वहां क्या कर लिया है, शपथ ग्रहण भी कर ली है। तो अब महारानी का जो साम्राज्य वहां था, वो साम्राज्य या प्रभुसत्ता जी वो समाप्त हो चुकी है और उस देश का नाम है बारबाडोस। ये आपके सामने सेंड्रा मेसन इनका नाम है, पहली राष्ट्रपति वहां बनी है। पिछले महीने संसद ने उन्हें बहुमत से इस पद के लिए क्या किया था, चुना था। तो आपसे अगर कोई पूछे कि भैया अभी हाल ही में एक देश खूब चर्चा में रहा, उसका नाम है बारबाडोस, बारबाडोस नाम है। और ये भी बताया था आपको कि ये एक कैरेबियाई देश है। क्या है, कैरेबियाई देश है, कैरेबियाई देश है। और इस कैरेबियाई देश में आपको बताया था कि द्वीप है, उन द्वीपों पर बसा हुआ देश है, काले लोगों का देश इसे कहा जाता है। इसके लिए कई चीजों के उत्पादन के लिए भी बड़ा प्रसिद्ध है ये देश। सेंड्रा मेसन इसका नाम है। क्या है, सेंड्रा मेसन, याद रखना है भैया जी, सेंड्रा मेसन नाम याद रखना है। ये यहाँ की पहली राष्ट्रपति और पहली महिला राष्ट्रपति ही बनी है। देश का सौभाग्य देखिएगा, पहली राष्ट्रपति और वो भी एक महिला राष्ट्रपति, यहां पर इनको बनने का अवसर प्राप्त हुआ है।
इसके बाद ये देखिएगा वहां की महारानी का जो साम्राज्य था वो किस प्रकार हैंडओवर किया जा रहा है। ब्रिटिश तख्त के वारिस प्रिंस चार्ल्स इस मौके पर वहीं मौजूद थे जब महारानी एलिजाबेथ के शाही मानदंड को त्यागा जा रहा था और नए बारबाडोस की घोषणा की जा रही थी। तो ये आपके सामने वो दृश्य है जब महारानी एलिजाबेथ जो है, महारानी एलिजाबेथ का जो साम्राज्य है वो हैंडओवर किया जा रहा था किसको, बारबाडोस के नए राष्ट्रपति को। क्या कहा उस समय देखिएगा प्रिंस चार्ल्स ने। कितना दुख होता है जब अपनी सत्ता चली जाती है, जब अपना साम्राज्य चला जाता है, तो उसके शब्द सुनिएगा जरा क्या होते हैं। हमारे अतीत के काले दिन और गुलामी के भयानक अत्याचार हमेशा हमारे इतिहास में दाग की तरह रहेंगे। जब हिंदुस्तान को भी गुलाम बनाया था इन लोगों ने, तो इसी प्रकार की बातें इनके अतीत में रही होगी कि हमारे अतीत के काले दिन और गुलामी के भयानक अत्याचार हमेशा हमारे इतिहास में दाग की तरह रहेंगे। लेकिन इससे अलग इस द्वीप के लोगों ने असाधारण दृढ़ता के साथ अपना अलग रास्ता बनाया है। तो ये बात प्रिंस चार्ल्स ने समारोह में अपने भाषण के दौरान कही थी, इस समय जो उन्होंने भाषण दिया। ये बारबाडोस अब गणतंत्र देश में सेंडा मेसन ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ। कैरिबियाई देश की बारबाडोस ने सोमवार को देर रात ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने राष्ट्र के प्रमुख के रूप में त्याग दिया, खुद को एक नया गणतंत्र घोषित कर दिया। समारोह में सेंड्रा मेसन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। सिंगर रिहाना का नाम जरूर याद रखिएगा। क्या है? सिंगर रिहाना, ये नाम भी आपको याद रखना है, सिंगर रेहाना। क्या है सिंगर रेहाना की कहानी, जरा सुन लो। सिंगर रेहाना को इस बारबाडोस देश के लिए क्या बनाया गया है, तो सिंगर रेहाना को नेशनल हीरो घोषित किया गया है। जिस प्रकार महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं, इसी प्रकार सिंगर रेहाना जो है वो नेशनल हीरो के रूप में रहेगी। कहां पर? इस बारबाडोस देश में। राष्ट्रपति क्या है? सेंड्रा मेसन है। दोनों नाम दोबारा बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। सेंड्रा मेसन यहाँ की क्या रहने वाली है? राष्ट्रपति रहने वाली है। और सिंगर रेहाना यहाँ की क्या बनाई गई है, ये ध्यान रखिएगा। ये यहाँ की नेशनल हीरो घोषित की गई है। नेशनल हीरो बारबाडोस की कौन होगी? तो सिंगर रेहाना होगी। ये भी हमें ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए जरा नेक्स्ट बात करते हैं। ये पूरा दृश्य उस समय का जब पूरी यहाँ की पूरी प्रक्रिया जो है वो संपन्न की गई। ये महिला है रेहाना। क्या नाम है इसका? रेहाना नाम है। इस रेहाना को क्या किया गया है? यहाँ पर नेशनल हीरो घोषित किया गया है अभी। और नया साम्राज्य जो है यहाँ बनकर अब तैयार हो चुका है। सेंड्रा मेसन यहाँ की राष्ट्रपति बनी है। ये रेहाना है। क्या है? रेहाना है नेशनल हीरो। इसे आप लोग कह सकते हो यहाँ का नेशनल हीरो, ठीक है। नेशनल हीरो है ये यहाँ बारबाडोस में। चलिए अगली बात करते हैं। अगला है लेवांडोव्स्की और जार्गिनहो को पीछे छोड़कर मेसी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 7वीं बार जीता खिताब। विश्व के सबसे बेस्ट फुटबॉलर के तौर पर चुने जा चुके हैं कौन? आपके लियोनेल मेसी। और आपको पता होगा कई क्लब की तरफ से ये क्या करते हैं, खेलते हैं, जिसमें लियोनेल मेसी पेरिस में आयोजित अभी एक समारोह में कह रहे हैं इस प्रकार की कई बातों का इन्होंने क्या किया है, उजागर किया है। कई रोनाल्डो भी इस होड़ में थे, लेकिन रोनाल्डो को यह अवार्ड नहीं मिला। और यह अवार्ड किसको मिला? मेसी को मिला है। तो मेसी लगातार 7वीं बार, कल भी बात मैंने की थी। और ये पेरिस सेंट जर्मन जो के है उसके लिए खेलने वाले, अर्जेंटीना इनका देश है। कौन सा है? अर्जेंटीना जो है। और अर्जेंटीना के देश के खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। बेलन अवार्ड इनको मिला है। एक और ध्यान रखना, बेस्ट महिला फुटबॉलर का खिताब किसको मिला है? तो पेटुलास को मिला है। पेटुलास। जिस प्रकार पुरुषों का लियोनेल मेसी को मिला है, ठीक उसी प्रकार महिलाओं का किसको मिला है? तो पेटुलास, नाम याद कर लो, पेटुलास को महिला का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब मिला है। यानी बार्सिलोना की ओर से खेलते थे पहले कौन? ये आपके यहाँ पर जिनको मिला है लियोनेल मेसी को ये खिताब, ये बार्सिलोना क्लब की ओर से भी खेलते थे। तो पेटुलास जो है, एलेक्सिया पेटुलास को महिला बैलोन डी अवार्ड के खिताब से नवाजा गया है। वहीं बार्सिलोना के मिडफील्डर पेड्रिको अंडर 21 वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। बैलन डी और के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए 30 खिलाड़ियों में से 14 इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लियर हैं। तो आपको एलेक्सिया पेटुलास का नाम याद रखना और पेट्री बार्सिलोना के नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। लेकिन महिला और पुरुष दोनों का याद रखना है।
पुरुष में किसको मिला है? तो पुरुष में अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, इनको मिला है। और महिलाओं में किसको मिला है? तो पेटुलास को मिला है। अब तक 7 बार कब कब मिल चुका है जरा देख लो, 2009 में, 2010 में, 11 में, 12 में, 15 में, 19 में और 21 में। इन वर्षों में इन्हें क्या है? हाँ, पेटुलास लड़की का नाम है भाई, ठीक है। पेटुलास किसका नाम है? लड़की का नाम है। बार्सिलोना क्लब की तरफ से ये खेलती है। तो इनका नाम है एलेक्सिया, पूरा नाम है एलेक्सिया, एलेक्सिया, ठीक है। एलेक्सिया पेटुलास है, एलेक्सिया पेटुलास इनका नाम है, पेटुलास। ये सवाल जरूर ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। बहुत सारी जानकारियां और भी है, लेकिन ये सब इतनी काम की आपके हैं नहीं। ये भी इसी प्रकार की बात मैंने लिखी है कि 7 बार जीता मेसी ने यह अवार्ड, 613 अंकों के साथ लियो बने विजेता। एक अंतरराष्ट्रीय खिताब है कोपा अमेरिका मेसी के कैरियर का, ठीक है। ये मेसी जो है वो बेस्ट फुटबॉलर का खिताब जो है इनको प्राप्त हुआ है। चलिए अगला देखिएगा। इसके बाद भारतीय नौसेना के नए जो प्रमुख बने हैं, ठीक है, एडमिरल आपके हरि सिंह, उनको हरि कुमार है, इनका नाम क्या है? आर हरि कुमार, आर हरि कुमार इनका नाम है, आर हरि कुमार नए नौसेना प्रमुख बने हैं। तो देखिए नौसेना प्रमुख बनकर किस प्रकार चरण स्पर्श कर रहे हैं। तो यही लिखा हुआ है, अपना पदभार इन्होंने संभाल लिया है। एडमिरल आर हरि कुमार ने मंगलवार को नौसेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया। पद संभालने के बाद इन्होंने अपनी मां से आशीर्वाद लिया और गले लगाया। हरि कुमार ने मंगलवार को सेवानिवृत्त हुए एडमिरल करमवीर सिंह का क्या लिया है? स्थान हाल ही में हासिल किया है। चलो जी, अब बात करते हैं और आगे। ये हैं अभी ट्विटर के नए सीईओ बनने वाले जो हमारे यहाँ के पराग अग्रवाल हैं। उस पराग अग्रवाल के परिवार की कहानी, पराग अग्रवाल जो हैं वो कहाँ के रहने वाले, ये बात आपको कल बताई, लेकिन मीडिया ने बहुत कुछ और जानकारियां जो है यहाँ पर छापी है इनके परिवार से रिलेटेड, इनसे संबंधित। तो अजमेर एक ऐसा जिला है जहां से पूरी दुनिया को बड़े बड़े 2 दिग्गज लोग हैं वो दिए हैं। जस्टिस नगेंद्र सिंह जो हैं वो अजमेर से थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में पहुंचे। उसके बाद में हरविलास शारदा का नाम आता है, बाल विवाह एक्ट के जनक जिनको कहा जाता है। डॉक्टर लोजर मैथ्यू है जो सस्ते हार्ट स्टेंट के जनक माने जाते हैं। अजय विक्रम सिंह हैं जो उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव रहे हैं। इसके अलावा सुनील लांबा है, पूर्व नौसेना एडमिरल प्रमुख रह चुके हैं। भूपेंद्र यादव जी हैं जो आरपीएससी के चेयरमैन भी है। इसके अलावा एक भूपेंद्र यादव जी का नाम आपने सुना होगा जो कि मंत्री हैं। इसके अलावा मनोहर श्याम जोशी जो है निदेशक हैं दूरदर्शन के। मन्नू भंडारी पिछले दिनों निधन हो चुका लेखिका एवं साहित्यकार जो मध्य प्रदेश से संबंधित थी। जेटीएस गिब्सन है। एनडीए और मेयो कॉलेज जो हैं, ठीक है, एनडीए जो एकेडमी है उसकी और मेयो कॉलेज के प्राचार्य रह चुके हैं। ये बड़े दिग्गज चेहरे हैं जिनको अजमेर से रहने का, अजमेर से जिनका क्या रहा है संबंध रहा है। ये इतने बड़े बड़े नाम हैं जो सब कहां से संबंध रखते हैं? अजमेर से संबंधित रखते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए जरा नेक्स्ट अगली बात करें। ये इनके माता पिता हैं, अजमेर में जन्मे हैं। पराग का जन्म 21 मई 1984 को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में हुआ। जन्म के बाद कुछ दिन तक दादा दादी ने पराग को क्या किया था? संभाला था। तो ये बड़े नाम मैंने अभी आपको बताए थे। अजमेर ने देश दुनिया को दी प्रतिभाएं, जस्टिस नगेंद्र सिंह, हरविलास शारदा, डॉक्टर लोजर मैथ्यू, अजय विक्रम सिंह, सुनील लांबा, डॉक्टर भूपेंद्र यादव जो आरपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन है, इनका रिटायरमेंट है, ठीक है, इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। मनोहर श्याम जोशी, मनु भंडारी, जेटीएस गिब्सन, ये सारे अजमेर से संबंधित हैं। और इनके पिताजी को एपीजे अब्दुल कलाम के साथ कार्य करने का भी अवसर प्राप्त हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी काम कर चुके हैं इनके पिताजी। मां शशिवीर, माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मुंबई में प्रोफेसर रह चुकी है। और पिता जो हैं वो राम गोपाल न्यूक्लियर साइंस के प्रख्यात विद्वान रहे हैं। वे भाभा एटॉमिक रिसर्च में बोटनी विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आने वाले समय में मैंने कह दिया यहां से सवाल आएगा। अभी एक भयंकर ज्वालामुखी जो है वो फट रहा है, ज्वालामुखी। उस ज्वालामुखी के बारे में भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अभी ये कई हफ्तों तक सुलगने वाला ज्वालामुखी किस देश में चर्चित रहा। ज्वालामुखी में लगातार विस्फोट से बह रही है लावा की नदियां, राख के आगोश में है कई इस प्रकार के द्वीप। स्पेनिश द्वीप ला पाल्मा है, एक है, कहां पर है? स्पेन में है। स्पेनिश लापला, ठीक है, क्या है? ला पाल्मा, ला पाल्मा नाम याद रखना। ला पाल्मा एक जगह है,
में मंगलवार को ज्वालामुखी के फटने से बहता लावा, दरअसल ला पाल्मा रविवार से कई ज्वालामुखी सक्रिय हो गए हैं जिससे नया लावा निकल रहा है। यह लावा एक रिज के नीचे तेजी से बह रहा है। भूमि, सड़कों, इन सब के क्षेत्रों को यह प्रभावित कर चुका है। इसका वैसे नाम है कम्ब्रे वीजा ज्वालामुखी। क्या है? कम्ब्रे, क्या नाम याद रखना है? कम्ब्रे वीजा ज्वालामुखी है। और ये कौन से महासागर में है? तो ये ध्यान रखना, अटलांटिक महासागर में है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहां कई दिनों से इस प्रकार का क्या हो रहा है? विस्फोट, यानी 10 हफ्ते से लगातार यहां पर क्या हो रहा है? विस्फोट हो रहा है। और 5500 हेक्टेयर से अधिक ज्वालामुखी राख ये क्या कर चुका है? उगल चुका है। ये अटलांटिक महासागर में जो केनरी द्वीप है, कौन सा द्वीप है? केनरी एक द्वीप है यहां पर, केनरी द्वीप। केनरी क्या है? द्वीप है। कहां पर? अटलांटिक महासागर में केनरी द्वीप पड़ता है। उस केनरी द्वीप में 19 सितंबर से यहां लगातार क्या हो रहा है? विस्फोट हो रहा है। ज्वालामुखी क्या है? धरती के अंदर, धरातल के अंदर कुछ इस प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ या लावा जो है वो अंदर होता है और फिर उद्गार के माध्यम से जब बाहर निकलता है तो इस प्रकार की ज्वालाएं जो है उसके माध्यम से बाहर निकलती है। तो ये ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी है कम्ब्रे वीजा ज्वालामुखी है और स्पेनिश ला पाल्मा जगह पर है। और केंद्रीय द्वीप जो है वो कहां पर है? अटलांटिक महासागर। एक बड़े व्यापक स्तर पर इसका क्या हो रहा है? उद्गार हो रहा है। देखिएगा आसपास का इलाका किस प्रकार रह रहा होगा, बहुत नुकसान भी होता है। ये सब किसके कारण होता है? तो जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। जलवायु परिवर्तन। अब ये जो विस्फोट हुआ है, ये विस्फोट पृथ्वी के तापमान के बढ़ाने में भी क्या करेगा? तापमान के बढ़ाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो इससे भी वातावरण जो है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। कुछ फायदे तो हैं, नुकसान इसके ज्यादा हैं, फायदे इसके क्या हैं? कम है। फायदा यही है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ अध्ययन करने का अवसर भी यहां पर प्राप्त हो जाता है, लेकिन उससे ज्यादा इसमें क्या है? नुकसान ज्यादा होता है। ठीक है, नुकसान इसमें क्या होता है? ज्यादा होता है। इस बात को ध्यान रखना है। कई आकृतियां इससे बनती है बाद में, जैसे ऐसा इसका ऊपर वाला मुख जो है यहां पर झीलों का निर्माण भी हो जाता है। लेकिन ये सब बाद की बातें हैं, लेकिन वर्तमान में इसके नुकसान क्या हैं? ज्यादा हैं। चलिए अगली बात यही देख लीजिएगा, किस प्रकार राख का धुआं हो रहा है। यहां पर ये राख का पूरा बवंडर बन चुका है। स्पेनिश द्वीप पे ला पाल्मा जो है वहां पर इस प्रकार की घटना नजर आ रही है आप लोगों को। ज्वालामुखी में लगातार विस्फोट से बह रही है लावा की नदियां, राख के आगोश में है। पूरा का पूरा द्वीप, आसपास का इलाका जो है वो खाली हो जाता है इस समय। चलिए इसके बाद राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान का जो प्रकोटा है वो विश्व विरासत सूची में था, लेकिन अभी जिस प्रकार की घटना यहां हो रही है उससे यह लगता है कि चारद्वारी का जो विश्व विरासत का जो खिताब मिला है वो छीना जा सकता है, क्योंकि यहां पर जो मनमाही चल रही है या जिस प्रकार के काम यहां पर चल रहे हैं उसको लेकर यही लगता है कि आने वाले समय में चारद्वारी के हालात पर यूनेस्को की प्रतिनिधि ने जताई चिंता। अफसर अब भी बेपरवाह हैं और यूनेस्को जो है वो इसका दर्जा क्या कर सकता है? छीन सकता है। आपको पता है ये जयपुर है, इसके एक तरफ यहां गेट है, इधर यहां चांदपोल गेट है, एक गेट यहां है। इसके अलावा यहां जो गेट हैं वो प्रमुख हैं, इतने गेट यहां पर लगे हुए हैं, यानी एक एक गेट इसके चारों तरफ है प्रकोटे में, और इधर 4 गेट है। इधर यहां कितने गेट हैं? 4 गेट है। इसमें से आपका घाट गेट है, इसके बाद में आपका सांगानेर गेट है, इसके बाद में आपका न्यू गेट है, इसके बाद यहां पर आपका अजमेरी गेट है। इधर आपका क्या है? चांदपोल स्थित है। चांदपोल यहां पर क्या है? अस्तित्व है। इस प्रकार ये जयपुर का पूरा प्रकोटा है, जिसके कितने गेट हैं? तो 3 गेट इधर हैं, 4 ये हैं, टोटल 7 गेट से घिरा हुआ ये जो है प्रकोटा है। ये प्रकोटा विश्व विरासत सूची में क्या हो चुका है? शामिल हो चुका है। तो ये बात है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से बाहर भी किया जा सकता है अगर ध्यान नहीं दिया गया तो। आज से नाहरगढ़ में लाइट एंड साउंड शो की क्या हो रही है? शुरुआत हो रही है। तो पर्यटन विभाग की ओर से शुरू किया जाने वाला नाहरगढ़ में जो है वो अभी लाइट एंड साउंड शो है वो आज से शुरू होगा, लेकिन वापस कोरोना की जो परिस्थितियां बन रही है उसको लेकर हो सकता है कि इन पर्यटन वाले क्षेत्रों को वापस इसका प्रभाव देखने को मिल जाए। 3 दिवसीय कुंभलगढ़ महोत्सव भी आज से पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू किया रहा है, यानी कुंभलगढ़ महोत्सव कुंभलगढ़ में आयोजित होगा। ये कुंभलगढ़ का पूरा महल है जहां महाराणा प्रताप जो है उसकी कर्मस्थली भी माना जा सकता है, और महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के, ठीक है, कटारगढ़ में, और उसके भी बादल महल में उनका जन्म हुआ था। ऐसी वीरों की धरती, ठीक है, इसको ध्यान रखना।
चलिए नेक्स्ट ध्यान रखना, यहां पर 2 वर्ष बाद इसका आयोजन किया जा रहा है कुंभलगढ़ महोत्सव का। कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग के क्षेत्र में ही यहां पर इसका क्या किया जाता है, आयोजन होता है। इसके बाद देश की जीडीपी दर में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और जो नई हमारी इस वित्त वर्ष 2021-22 की सितंबर की जो तिमाही है, यानी सितंबर की जो तिमाही है जुलाई से सितंबर की, उसमें जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो 8.4% दर्ज की गई है। कितनी? 8.4% वृद्धि दर्ज देश में की गई है। ये किसने कहा है? एनएसओ की रिपोर्ट में ये कहा गया है, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ऐसा हुआ है कि इसमें 8.4% की अभी हाल ही में क्या की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद देखिएगा क्या है, यादव का कार्यकाल आज पूरा, नए अध्यक्ष के आदेश कभी भी हो सकते हैं। यानी आरपीएससी के जो हमारे चेयरमैन है उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। आरपीएससी के चेयरमैन जो है भूपेंद्र यादव जी, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। नए कार्यकाल के लिए नए अध्यक्ष का चुनाव जल्द किया जा सकता है। इसमें दौड़ में कौन कौन है देख लो। आईपीएस में डीजीपी एमएल लाठर साहब इसमें आगे हैं। एसीबी के डीजी जो है बीएल सोनी साहब हैं। सौरभ श्रीवास्तव तथा आईएएस में युवा मामला मंत्रालय के सांख्यिकी सचिव उषा शर्मा, पूर्व मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके गोयल, चेतन देवड़ा, नन्नूमल पहाड़िया, महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के पति डॉक्टर घनश्याम बैरवा और वीणा प्रधान डॉक्टर बीएल सैनी सहित कुछ कुलपति आईएएस और आईपीएस अफसर के नाम इस लिस्ट में है। आयोग के सदस्य में जो हैं उनमें भी बनाए जा सकते हैं डॉक्टर शिव सिंह राठौड़, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको, राजकुमारी गुर्जर है और रामूराम रायका है, मंजू शर्मा है, जसवंत राठी है, बाबूलाल कटारा है, ये सब मेंबर हैं। इनको भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो भूपेंद्र यादव जी का कार्यकाल क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। जल्दी नए अध्यक्ष का नाम भी आपको याद करना पड़ेगा। नोखा मालासर में लगेंगे बायोमास पावर प्लांट। राजस्थान के बीकानेर का नोखा और चूरू जिले का मालासर। चूरू जिले का क्या है, मालासर। ये मालासर कहां पड़ता है, ये पड़ता है चूरू में। और ये नोखा कहां है, तो नोखा आपका बीकानेर में है। क्या है, बीकानेर में। यहां पर 22 मेगावाट के, कितने मेगावाट के, 22 मेगावाट के क्या लगने वाले हैं, बायोमास के संयंत्र लगने वाले हैं। दोनों स्थानों के नाम याद रखना। इसके अलावा पहले भी आपको 2 स्थानों के नाम मैंने आपको बता रखे हैं। एक तो छतरपुर जगह बताई होगी आपको बीकानेर में, बीकानेर की छतरपुर जगह आपको बताई होगी। इसके अलावा जयपुर का फागी बताया होगा। जयपुर का तो क्या है, फागी। जयपुर का फागी, जयपुर का क्या है, फागी है। और इसके अलावा आपको छतरपुर बताया, छतरपुर बीकानेर। छतरपुर कहां पर, बीकानेर। यहां पर भी प्लांट क्या किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, फागी कहां का, जयपुर का, और छतरपुर कहां का, छतरपुर बीकानेर का, फागी जयपुर का है। यहां पर पहले से ही 2 का कार्य चल रहा है। अभी 2 और नए घोषणा हो चुकी है कि बीकानेर, नोखा बीकानेर में और चूरू का मालासर जो है, यहां पर 22 मेगावाट के 2 प्लांट और लगाए जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 4 प्लांट हो गए। 2 बीकानेर में, 1 चूरू के मालासर में, 1 फागी जयपुर में। टोटल मिलाकर 4 बायोमास प्लांट जो है यहां पर क्या किए जाएंगे, लगाए जाएंगे। इन सब के नाम याद रखना है आप लोगों को, ध्यान रखना, ठीक है। नाम याद नहीं रखोगे तो दिक्कत होगी। ये देखिएगा, आज कल की बात है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में 1988 से इस दिन की शुरुआत की गई थी। 1959 में अफ्रीका के कांगो में एड्स का पहला मामला क्या आया था, लॉस एंजल्स नाम आता है। कई जगह क्या आता है, लॉस एंजल्स भी नाम आता है, लॉस एंजल्स का भी नाम आता है। लेकिन न्यूज़पेपर में क्या आया है नाम, यानी यूएसए का लॉस एंजल्स है, वहां पहला मामला मिला था। और दिवस की शुरुआत 1988 से की गई थी। जागरूकता फैलाने के लिए 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाना हमने 88 से शुरू किया। लेकिन 1959 में ये कह रहा है, 59 में कहां पर, अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम क्या है, कांगो, ठीक है, कांगो देश है। और कांगो देश में क्या किया गया था, ये कह रहा है पहला मामला मिला था। हालांकि लॉस एंजल्स भी कई जगह नाम आता है। इस बार की थीम आपको जरूर याद रखना है, असमानताएं खत्म करें और एड्स खत्म करें, ठीक है। असमानताएं समाप्त करो, असमानता क्या करो, असमानता समाप्त करो और एड्स को क्या करो, एड्स भी समाप्त हो जाएगा, एड्स भी क्या हो जाएगा, एड्स खत्म करो। ये है खत्म करो। एंड अनइक्वलिटी, अंग्रेजी में कहेंगे एंड अनइक्वलिटी, इक्वलिटी, ठीक है। एंड इक्वलिटी एंड एड्स, ये आपकी अंग्रेजी में भी आ जाए तो ध्यान रखना है, क्या है, एंड अनइक्वलिटी एंड एड्स, यानी किसका खात्मा, असमानता का खात्मा करो, ठीक है।
अरे भाई छत्तरगढ़ी बताया रे भाई, और क्या बोला, छत्तीसगढ़ थोड़ी बोला मैंने, छत्तरगढ़ी है आपको बताया था। ठीक है, असमानता को समाप्त करो और एड्स को भी क्या करो, खत्म करो। ऐसी इस वर्ष की 2021 की थीम आपसे पूछी जाए, वर्ष 2021 की थीम बताओ तो ये बतानी है। ठीक है, 59 में कांगो में, हालांकि एड्स की राजधानी जो है वो युगांडा को कहा जाता है, ध्यान रखना। 1986 में भारत का इसका पहला मामला सामने आया था, और पहला मामला कहां सामने आया था यह भी आपको ध्यान रखना है। पहला मामला चेन्नई तमिलनाडु में भारत में क्या आया था, सामने आया था। और प्रतिवर्ष 377 करोड़ लोग दुनिया में एड्स से पीड़ित हैं। भारत में करीबन 21 लाख इसके मरीज हैं। कितने, 21 लाख भारत में जो है वो एड्स के क्या हैं, मरीज है। भारत में यौन कर्मियों, ट्रांसजेंडर जैसे समूहों के इलाज पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। ये बहुत भेदभाव का सामना करते हैं। और 980 बच्चे दुनिया में हर दिन आते हैं एड्स की चपेट में। 980 बच्चे ऐसे हैं जो प्रतिदिन क्या आ जाते हैं, एड्स की चपेट में आ जाते हैं पूरी दुनिया में। तो ये एड्स की बहुत खतरनाक हालत है। बाकी इस पर बातचीत अभी और आगे हमें करेंगे सवाल के साथ। ये देखिएगा, पेयजल योजनाएं राजस्थान में मिलेंगे 1816 करोड़ रुपए। ये नई राशि जो है वो पेयजल के लिए राजस्थान में क्या कर दी गई है, घोषित कर दी गई है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। 1816 करोड़ रुपए, 1816 करोड़ रुपए जो हैं वो अभी सरकार को किसके लिए, पेयजल परियोजनाओं के लिए सरकार को मिलने वाले हैं। तो पेयजल योजनाओं के लिए राजस्थान का 1816 करोड़ रुपए अभी क्या है, मिलने वाले हैं। ये समिति का फैसला अभी हो चुका है। इसके बाद कल ही मैंने ईडब्ल्यूएस के बारे में बात की थी और कल न्यूज़पेपर में छप चुका है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र की पहल, 3 सप्ताह में देनी होगी रिपोर्ट। ईडब्ल्यूएस जो है ना, ईडब्ल्यूएस कोटे की समीक्षा करेगी ये समिति। रिपोर्ट के आधार पर बनेंगे नए मानक और उसके बाद ही कुछ नया हो पाएगा। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण के लिए 8 लाख रुपए वार्षिक आय की सीमा पर फिर से विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे के नेतृत्व वाली इस कमेटी ने इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के मेंबर सेक्रेटरी वीके मल्होत्रा और वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल शामिल हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने कमेटी के गठन के बारे में सूचना जारी की है। केंद्र ने कमेटी को 3 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देने का आग्रह किया है। पहली बात सवाल बनेगा कि भैया ये बताइए कि हाल ही में गठित अजय भूषण पांडे समिति का संबंध किससे है। अजय भूषण पांडे समिति का संबंध किससे है। बहुत अच्छी बातें ये बता रहा हूं आपको, इन बातों को बहुत याद रखना है और आपको इससे आइडिया होगा कि आपको न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या छोड़ना चाहिए। यहां अजय भूषण पांडे समिति का संबंध किससे है, तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर पुनर्विचार करने के लिए या उसकी पुनर्समीक्षा करने के लिए सरकार के द्वारा बनाई गई एक समिति है, उसका नाम क्या है, अजय भूषण समिति है। इसमें 2 मेंबर और कौन कौन से हैं, तो वीके मल्होत्रा हैं, एक तो क्या है, वीके मल्होत्रा एक इसके क्या है, मेंबर हैं। इसके अलावा संजीव सान्याल क्या है, संजीव सान्याल जो है वो इसके क्या है, मेंबर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वीके मल्होत्रा, संजीव सान्याल, अजय भूषण, इन 3 लोगों की एक समिति बनाई गई है। वो इस ईडब्ल्यूएस के जो आरक्षण है इस पर विचार विमर्श करेगी। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है उसकी क्या की जाएगी, दोबारा से मानक तय किए जाएंगे और इस कैटेगरी की जो आर्थिक वार्षिक आय जो 8 लाख रुपए तय की गई है उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है आने वाले समय में। सबसे बड़ा बवंडर इसमें किस परीक्षा में उठा हुआ है, अभी नीट का जो एग्जाम हुआ है, यानी मेडिकल की पढ़ाई के लिए जो प्री का टेस्ट होता है नीट, उस नीट में इसका बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा है। फर्स्ट ईयर की जो काउंसलिंग है वो रोक दी गई है। जो बच्चे इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतनी तैयारी करने के बाद नीट की परीक्षा में सफल हो पाए हैं, वो अब उन लोगों को कुछ समय तक इंतजार करना पड़ेगा अपनी कॉलेज जाने के लिए। अभी तक फर्स्ट ईयर की काउंसलिंग पर क्या आ गई है, रोक आ गई है। चलिए जरा इसके बाद पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब जरा पहले सवाल का आपको देना है जवाब और जवाब देते हुए बढ़ जाना है आगे और आगे बढ़कर करना है अगले सवाल का इंतजार। पहला सवाल है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया। वर्ष 2021 का विषय इनमें से क्या है वो बताना। असमानता समाप्त, एड्स समाप्त, छुआछूत समाप्त, एड्स समाप्त, भेदभाव समाप्त, एड्स समाप्त, वायरस समाप्त, एड्स समाप्त। क्या होगा इसका सही जवाब? तो मैंने बताया था एंड्स अनइक्वलिटी, यानी एंड अनइक्वलिटी, एंड एड्स, यानी जैसे ही असमानता को समाप्त करोगे एड्स आपका
समाप्त हो जाएगा। ये बात आपको बताई थी। एंड अनइक्वलिटी, एंड क्या होगा, एड्स होगा। ये इस वर्ष की क्या है, थीम है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले मैंने आपको बताया ये दिवस कब मनाना शुरू किया, कब पहला मामला सामने आया, उसके बावजूद कुछ बातें जो बच गई है उस पर और चर्चा कर लेते हैं। एड्स जो है वो आपको पता है AIDS है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है जो HIV वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। इस वायरस में WBC की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए कि WBC की संख्या इसमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये HIV वायरस जो है वो रिट्रो वायरस है, क्या है, रिट्रो वायरस है, रिट्रो वायरस है, ये भी ध्यान रखना है। रेट्रो वायरस WBC, यहां पर इसकी WBC की संख्या इसमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा इसके कुछ टेस्ट हैं जो करने चाहिए, क्या है, एक तो एलिसा टेस्ट का नाम आपने सुना होगा, एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट आपने सुना होगा। इसके अलावा आपने कौन सा टेस्ट सुना होगा, PCR टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट सुना होगा। एक WBT आपने टेस्ट का नाम सुना होगा, ठीक है, ब्लॉक टेस्ट आपने सुना होगा। ये टेस्ट जो है वो भी इसी में किए जाते हैं, किस में, नेट एक टेस्ट होता है, NAT नेट, एलिसा टेस्ट है, WBT है, PCR टेस्ट है, ये इसकी जांच के लिए है। एक इसमें कुछ दवाएं जैसे दी जाती है, एक तो आपने राजवीर का नाम सुना होगा, राजवीर, एपीवीर, एक कौन सा है, एपीवीर का नाम सुना होगा, एपीवीर, जूडोवुडिन इसकी दवाई है, लेमोवुडिन जो है वो भी इसकी क्या है, दवाई है। इसके अलावा भी मेरे दोस्तों दो तीन बातें और ध्यान रखना। 1986-87 में हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम इसको लेकर चलाया गया, राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम भी इसको लेकर क्या किया गया, चलाया गया। 1992 में WHO के द्वारा यहाँ पर WHO के सहयोग से नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, यानी नाको क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना WHO के सहयोग से कब की गई, 1992 में की गई। इसके अलावा वर्ष 1 दिसंबर 2007 को हमारे यहाँ पर रेड रिबन एक्सप्रेस चलाई गई, रेड रिबन एक्सप्रेस भी क्या की गई, एक्सप्रेस भी चलाई गई, जिसकी थीम क्या रखी गई थी, जीवन की यात्रा चलती रहे, क्या रही, जीवन की यात्रा चलती रहे, जीवन की यात्रा जो है वो क्या होती रहे, चलती रहे। ये उस रेड रिबन एक्सप्रेस की आपने इस प्रकार का संकेत कई जगह देखा होगा, ये रेड रिबन का क्या है, संकेत है। और रेड रिबन एक्सप्रेस का जो थीम थी वो क्या थी, जीवन की यात्रा क्या रहे, चलती रहे, ये इसकी थीम आपको ध्यान रखनी है, मेरे हिसाब से याद रह जाएगी। इसके अलावा UNAIDS ने क्या कहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि भैया वर्ष 2030 तक पूरी दुनिया को एड्स मुक्त हमें क्या करना होगा। एक आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़े होंगे, उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में तीसरा जो गोल है उसको प्राप्त करने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। दुनिया में जितने भी मरीज आते हैं उनमें से 53% महिलाएं इस एड्स रोग से ग्रसित है, यानी 53% महिलाएं जो है वो इससे क्या है, ग्रसित है, ठीक है। हाँ जी, तो जे बलगुर्जर जी प्रयास करेंगे कि इसमें कम आए और बातचीत करेंगे क्या दिक्कत है इसमें। चलिए जरा देखिए आगे क्या है, यहां असमानता समाप्त करो, एड्स समाप्त करो, यह 1 दिसंबर को मनाई गई है। उस 1 दिसंबर को मनाए गए एड्स दिवस के आपके सामने क्या रखी है, थीम रखी है मैंने, ठीक है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसका सही जवाब आपके सामने आ चुका है। और उसके बाद मैंने एक बात बताई थी, देश में पहला मामला कहां मिला, दुनिया में पहला अभी कांगो में है, न्यूज़पेपर में कांगो में छपा है, अगर लॉस एंजल्स भी आ जाए तो वो भी ध्यान रखिएगा। USA में लॉस एंजल्स, भारत में चेन्नई में पहला मामला आया था, और राजस्थान में पहला मामला अगर आपसे पूछा जाए तो राजस्थान में पुष्कर में पहला मामला सामने आया था एड्स का। सबसे ज्यादा रोगी दुनिया में कहां आते हैं, तो युगांडा एक देश है, क्या है, युगांडा एक देश है, वहां सबसे ज्यादा रोगी आते हैं, इसे एड्स की राजधानी कहा जाता है युगांडा को। इसके बाद भारत में एड्स की राजधानी मुंबई को कहा जाता है, और राजस्थान में एड्स की राजधानी जयपुर को कहा जाता है। इस बात का भी थोड़ा आप क्या कर लेना, ध्यान रख लेना। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
कांगो आ जाए या लॉस एंजल्स आ जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चेन्नई जो है वो और पुष्कर जो है, चेन्नई में सबसे ज्यादा, चेन्नई में पहला रोगी, पुष्कर जो है वो राजस्थान में पहला रोगी है। राजधानियां अगर आपको पूछे तो ध्यान रखना, युगांडा है, पूरी दुनिया में एड्स की राजधानी कही जाती है, और भारत में मुंबई है, और राजस्थान में जयपुर जो है वो यहाँ की क्या है, राजधानी है। ठीक है, हाँ जी। 53% महिलाएं जो है वो इस रोग से क्या होती है, ग्रसित होती है, ये आपको देखना है। चलिए, और लाखों लोगों की मृत्यु होती है इस एड्स रोग से प्रतिवर्ष। बीजिंग 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के एकमात्र एथलेटिक्स का आपको क्या बताना है, नाम बताना है भैया, बोलो क्या होगा। आपके सामने मृत्यु का आंकड़ा भी रख देंगे कि भाई एड्स के कितने रोगी मरते हैं प्रति साल और कितना भयंकर रोग है, इसका अंदाजा आपको लग जाएगा। बीजिंग 2022 में शीतकालीन जो ओलंपिक है, अभी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक आपने पढ़े ना, वो टोक्यो ओलंपिक जो हुए हैं वो कौन से थे, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे। अभी जो होंगे वो कौन से होंगे, शीतकालीन ओलंपिक होंगे, और वो कहां पर होंगे, तो चीन में उनका आयोजन किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ओलंपिक का आयोजन यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है तो इनका अब आयोजन 4 साल बाद ही होगा, लेकिन इन प्रति वर्ष 2 वर्ष बाद क्या होते हैं, इनका आयोजन होता है, ये ध्यान रखना। यानी प्रति 2 वर्ष बाद का मतलब हो गया, एक बार ग्रीष्म हो गया तो उसके बाद शीत, उसके बाद ग्रीष्म, उसके बाद शीत, यानी ओलंपिक के बीच में डिफरेंस जो है वो 2 ही साल का रहता है। कभी ओलंपिक शीत आ जाता है तो कभी क्या आ जाता है, ग्रीष्म, यानी ये अल्टरनेट रूप से 2 साल बाद क्या किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं। सेम ओलंपिक जो है जैसे ग्रीष्म है तो वो आयोजित हो गया तो उसके बाद 4 साल बाद ही आयोजित होगा। ठीक है, हाँ जी। डोनाल्ड ट्रंप साहब 1000 बार बता चुका हूं पीडीएफ के बारे में, और आज से मैं नई शुरुआत भी उसमें करने जा रहा हूं। आपको हो सकता है साप्ताहिक या हो सकता है पर डे के हिसाब से हैंड रिटन जो करंट के नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे, आपको ज्यादा कुछ लिखने की बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिखे हुए लेकिन समझ में उसी को आ पाएगा जो रोजाना क्लास देखेगा। उसका कारण यह है कि उसमें बहुत कुछ चीजें शॉर्ट में लिखी जाएगी, तो आपको अगर पहले से पढ़ रखी है क्लास तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। तो ये है ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के एकमात्र एथलेटिक्स जो है वो आरिफ खान साहब हैं। ये नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। आज तक भारत ने कभी भी शीतकालीन ओलंपिक में कोई मेडल नहीं जीता है, ध्यान रख लेना। भारत का अगर आपसे कोई पूछे ना आज तक भारत ने शीतकालीन ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं तो 0 मेडल का मामला हमारा है किसमें, शीतकालीन ओलंपिक में। और अभी एकमात्र भारतीय एथलेटिक्स हैं जिन्होंने इसके लिए क्वालिफाई किया है, और वो क्वालिफाई करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, आरिफ मोहम्मद है। इन ओलंपिक का आयोजन जो है वो ओलंपिक समिति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है उसके द्वारा इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब जरा बताइएगा 4 से लेकर के 20 फरवरी 4 से 20 फरवरी 2022 के बीच इसका आयोजन कहां किया जाना है, चीन में इसका आयोजन किया जाना है। भारत के एकमात्र आरिफ खान जो है इनका संबंध इनमें से कहां से है ये बताइएगा। ठीक है, चलिए। तो इसका सही जवाब राजस्थान से है नहीं, इसका आंध्र प्रदेश से नहीं है, हरियाणा से नहीं, इसका सही जवाब क्या होगा, जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर से आरिफ खान जो है वो पहले ऐसे एथलेटिक्स हैं भारत के जो शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए अभी क्या कर चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं। तो इसका सही जवाब जरूर ध्यान रखेगा, आरिफ खान साहब इसका सही जवाब होगा। आरिफ खान, भारत ने आज तक इस ओलंपिक में एक भी मेडल जीता नहीं है। शीतकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 4 से 20 फरवरी और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने एक बार फिर है, क्या है, सीमा सुरक्षा बल अपना स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाता है। वर्ष 2021 में स्थापना का कौन सी वर्षगांठ जो है वो मनाई गई है, यानी इसकी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ जो है वो मनाई गई है, ये बताइएगा। वो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद वो नहीं है साहब, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ जी। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, अरे भाई जिनको पीडीएफ चाहिए वो 8947832370 ये नंबर है, इस पर पीडीएफ लिखकर मैसेज कर दीजिएगा, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वरना आप लोग ये सर्च कर लीजिएगा अगर मिल जाए तो। ठीक है, ये लो जी, ये टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा, यहाँ भी आपको मिल जाएगी।
नहीं कर सकते तो आपको नंबर बता दिया, वहां पर कर दीजिएगा। सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, ये बीएसएफ है। स्थापना वर्ष जो है वो 1 दिसंबर को अपना स्थापना मनाता है, दिवस मनाता है। कौन सी वर्षगांठ हाल ही में मनाएगी? 50वीं, 52वीं, 55वीं और 57वीं। तो जरा सुनिएगा, अभी हाल ही में इसका कौन सा स्थापना वर्ष मनाया गया? तो 1 दिसंबर 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। उस युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 को इसकी क्या की गई थी? स्थापना कर दी गई थी। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो ध्यान रखना एक प्रमुख तो काम करता है, राजस्थान की जो सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ लगती है, प्लस भारत की जो सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, बांग्लादेश, इन दोनों देशों के साथ लगने वाली सीमा जो है उस पर सुरक्षा का काम करता है। प्लस इसके अलावा जो वामपंथी हैं, कौन से पंथी हैं? वामपंथियों के द्वारा जो उग्रवादी आंदोलन किए जाते हैं, उन उग्रवादियों को कंट्रोल करने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है? जैसे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य है, जैसे झारखंड है, इन इलाकों में इनके द्वारा होने वाले इस प्रकार के जो अटैक हैं उनमें भी बीएसएफ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके अलावा यूएन के द्वारा जो शांति सेना का गठन किया जाता है, विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के मिशंस भेजे जाते हैं, उनमें भी बीएसएफ जो है वो महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। प्लस एक बात और भी आपको सामने याद रखनी है, बीएसएफ के पहले महानिदेशक जो थे वो थे के.एफ. रुस्तम जी। क्या थे? के.एफ. रुस्तम जी जो हैं वो पहले महानिदेशक थे। वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक जो हैं वो पंकज सिंह है। ध्यान रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम। पंकज सिंह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी बीएसएफ खूब चर्चा में चल रहा है, उसका कारण यह है कि सीमा के नजदीक पहले इनका दायरा 15 किलोमीटर के आसपास था, यानी 15 किलोमीटर इसका अधिकार क्षेत्र होता था। इनके जितने अधिकार क्षेत्र को दिया गया था वो 15 किलोमीटर का अधिकार क्षेत्र था। इस दायरे में ये सर्च कर सकते हैं, सर्च अभियान चला सकते हैं, खोजबीन कर सकते हैं, लोगों में जो पकड़ेंगे उनको सजा भी दिलवा सकते हैं, ये सारे काम हैं। लेकिन अब इनका जो दायरा है वो बढ़ाकर सरकार ने कर दिया 50 किलोमीटर तक। और ये जैसे ही 50 किलोमीटर किया तो अब जो तस्कर हैं, ये तस्कर जो हैं, अभी आपने एक लेडी का नाम सुना होगा राजस्थान में, 10 लाख रुपए की घूस लेकर तस्करों को क्या कर दिया? उसने भगा दिया। ऐसा नाम आपने सुना होगा उस महिला का, बाद में उसका वीडियो भी वायरल हुआ। तो ये पुलिस वाले पैसे लेकर क्या करते हैं? बाद में इन तस्करों को क्या कर देते हैं? भगा देते हैं। जैसे पाकिस्तान जैसे देश से भी इस प्रकार के तस्कर जो एजेंट हमारे यहाँ काम करते हैं, इनको यहां से भगाने का। अब ये जैसे ही 50 किलोमीटर दायरा बीएसएफ के लिए कर दिया गया, अब उन लोगों को हुई दिक्कत है। दिक्कत ये हुई कि भैया ये बीएसएफ जो है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा, और हमारे अधिकार क्षेत्र में आने के बाद जो हमारे काम होते हैं पुलिस थाने में करने वाले, वो सारे काम कौन करने लग जाएगा? बीएसएफ करने लग जाएगा। तो हमें वो 10-10 लाख रुपए की घूस कौन देगा? ऐसा सोचकर अभी इसका विरोध किया जा रहा है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक पंकज सिंह ने ये क्या कर दिया? क्लियर कर दिया कि भाई साहब आप भ्रम में जी रहे हो, आपको जानकारी नहीं है। हमारा काम उनको सजा देना नहीं है, हम तो सिर्फ आपको बताएंगे, हम तो आपको जो अपराधी है, तस्कर हैं, उनको पकड़कर आपके पास लेकर आएंगे। सारा कानूनी काम जो है वो किसको करना है? आपको ही करना है। आपका ही थाना होगा, आपको ही उसकी सजा दिलवानी है, आपको ही उसकी जांच करनी है, सारा काम आपको ही करना है। हम तो सिर्फ आपका सहयोग करेंगे, और सहयोग इतना करेंगे कि जो तस्कर है उनको विशेष अभियानों के माध्यम से पकड़कर आपके सामने लाएंगे। उसके बाद आप जानो और आपका काम जाने। ये कहा है किसने? बीएसएफ के महानिदेशक पंकज सिंह ने कहा कि हम तो कुछ ऐसे आईपीसी की कुछ धाराएं हैं, उन धाराओं के अंतर्गत उनको आप तक सुपुर्द करेंगे। उसके बाद विभिन्न प्रकार के कानूनी प्रावधान जांच करने का काम, ये सारा का सारा काम जो है वो आपको ही करना है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है? बीएसएफ का जो दायरा बढ़ाया गया उसके बाद जो है वो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी हाल ही में इसका 57वां जो स्थापना दिवस है वो क्या किया गया? 1 दिसंबर को बनाया गया। 1 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाया गया। के.एफ. रुस्तम जी इसके पहले महानिदेशक, वर्तमान में पंकज सिंह है। इनका जो आदर्श वाक्य है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। अब देखिए देश के अंदर जिस प्रकार के लोग रहते हैं, अगर सीमा पर वैसे लोग हों तो देश का क्या हाल होगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं कभी भी। जीवन पर्यंत जो है वो कर्तव्य है, ये इनका क्या है? आदर्श वाक्य है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका काम है कि भाई सीमा पर कोई आदमी है, ये सीमा है, इस सीमा से अगर कोई अंदर आता है या बाहर जाता है
तो बस उसके पास पासपोर्ट है नहीं या नहीं, क्या उसके दस्तावेज जाली तो नहीं है, वो किसी भी प्रकार की तस्करी तो नहीं कर रहा, ये दोनों व्यक्तियों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना और उनकी जांच करना किसका काम है, बीएसएफ का काम है। बीएसएफ पुलिस की तरह से काम नहीं करता, ये खुद अपने कोई पुलिस थाने स्थापित नहीं करेगा। इसके अलावा सर्द हवा और गर्म हवा इन तस्करों के खिलाफ सीमा पर चलाए जाने वाले विशेष अभियान किसके हैं, बीएसएफ के हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना। हाँ जी, एसएचओ है जिसने 10 लाख रुपए की घूस ली, हालांकि सरकार ने उन्हें क्या कर दिया है, लेकिन ये कुछ फर्क की बात नहीं है, ये सब पर्दे के पीछे क्या है आप लोग जानते हैं, ज्यादा बताने की क्या नहीं है साहब, जरूरत है नहीं। अगला सवाल जरा देखिएगा, हाल ही में इंडिया यंग वोटर प्रोफेशनल प्रोग्राम वर्चुअल रूप से लॉन्च किया गया। यह इस कार्यक्रम का पहला संस्करण है जो निमन का एक सहयोग कार्यक्रम है। एक सहयोगी कार्यक्रम जल को लेकर आयोजित हुआ है, अभी उसका नाम है इंडिया यंग वोटर प्रोफेशनल, इंडिया यंग वोटर प्रोफेशनल प्रोग्राम है, वर्चुअल रूप से लॉन्च किया गया है। यह इस कार्यक्रम का अभी पहला ही संस्करण है जो किन 2-1 का सहयोगी कार्यक्रम है, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत इजराइल, भारत इंडोनेशिया, भारत यमन। यमन का नाम आपने सुना होगा, ये अफ्रीका है। इस अफ्रीका से ऊपर यहां पर आपका लाल सागर है, स्वेज नहर का इलाका है। यहां पर इससे ऊपर आपका कौन सा देश पड़ता है, सऊदी अरब आता है। कौन सा आता है, सऊदी अरब आता है। सऊदी अरब के ठीक यहां नीचे की बात की जाए तो अमन है, ओमान है, ठीक है, बहरीन है, ये सारे देश इसके आर पार है, यहां पर है। फिर इधर आपका इराक और ईरान वाला इलाका आ जाता है, इधर आपका इजराइल वाला क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। यहां पर एक जल संधि पड़ती है जिसका नाम क्या है, बाब अल मंदेव जल संधि, बाब अल मंदेव जल संधि, बाब अल मंदेव जल संधि। और यहां एक जल संधि आती है, उस जल संधि का नाम है हार्मुज जल संधि, ये हार्मुज जल संधि है। जब आपको भूमध्य सागर जाना हो तो ये रास्ता ठीक रहेगा, स्वेज नहर के रास्ते लाल सागर से होते हुए, ये लाल सागर में यहां इंपोर्टेंट जल संधि है जिसका नाम है बाब अल मंदेव जल संधि। और यहां अगर आपको जाना है फारस की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है, यहां पर कौन सी जल संधि है, तो हार्मुज जल संधि, हार्मुज जल संधि यहां पर पड़ती है। इसके बीच में यहां पर जो देश है उस देश का नाम क्या है, यमन देश है। यमन है, सऊदी अरब है, इधर आपका यूएई है, फिर बहरीन है, ये सारे देश यहां पर पड़ते हैं, ठीक है। तो ये इलाका भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे देश जो है वो खाड़ी देशों के नाम से मुख्यतः जाने जाते हैं, लेकिन यहां बात ये ध्यान रखना, इनके पास खाने के लिए चाहे कुछ भी नहीं हो, लेकिन यहाँ पेट्रोलियम उत्पादन की वजह से ये क्षेत्र बड़ा समृद्ध हो चुका है अब। यानी ये अपनी भूमि पर जो है वो कृषि कार्य तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि कभी भी अगर युद्ध जैसी स्थितियां हो तो हमारे कृषि के लिए लोग हमारा शोषण नहीं कर सके, हमारे खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सके, इसलिए कृषि करते हैं। बाकी इनके तो यहाँ जब पेट्रोल का उत्पादन होता है तो सोना उगलता है, और अमेरिका जैसे देश जो है वो यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाए बैठे हैं, खुद भी खाते हैं और ये भी खाते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए जरा यहां पर आपके सामने, इसके बाद इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया आपको पता है द्वीपों का देश है। यहां पर इजराइल, इजराइल आपको बता दिया, ये वाला जो इलाका है यहाँ सऊदी अरब से जब ऊपर जाओगे तो आपके पास इजराइल आएगा, गाजा पट्टी यहाँ का क्षेत्र है, ठीक है। तो चलिए इसका सही जवाब जो है वो क्या है, भारत और क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया इसका क्या है, सही जवाब है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक संयुक्त कार्यक्रम जो है वो इंडिया यंग वोटर वर्चुअल रूप से अभी हाल ही में क्या किया गया है, आयोजन इसका किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। आज पहले सवाल पर ज्यादा समय लग गया, इस वजह से अभी फटाफट आप लोग इनके जवाब दीजिएगा। क्या है, भारतीय वायुसेना के सैन्य विमानों में उपयोग के लिए स्वदेशी रूप से विकसित बायोजेट फ्यूल टेक्नोलॉजी को औपचारिक अनुमति दे दी गई है। 2013 में इसे किसके द्वारा विकसित किया गया। बायोफ्यूल जो है, ये बायोफ्यूल बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी और देश के भविष्य की दृष्टि से भी। आने वाले समय में ऐसा कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले जितने भी संसाधन है धीरे धीरे सरकार उनको कम करना चाह रही है। पर्यावरण उसका प्रमुख मुद्दा है। सरकार ने बड़े बड़े मंचों पर इस प्रकार के दावे किए हैं, उन दावों को पूरा करने के लिए ऐसा करना जरूरी। अब भारतीय वायुसेना के जो विमान होते हैं इनमें स्वदेशी रूप से विकसित किया गया बायोजेट फ्यूल जो है, ठीक है, जेट्रोफा से, और इनसे इसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी को औपचारिक अनुमति दे दी है। 2013 में इसे विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो CSIR हमारा केंद्रीय साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च है, उसके द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है, क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है, उसके द्वारा अभी 2013 में इस प्रकार का विकास किया गया था और इसकी जांच भी की गई थी। बाद में आपको पता होगा एक जेट विमान उड़ाया गया था इससे भरकर,
तो इसके द्वारा इसको खोजा गया था कब? 2013 में। अब सरकार ने क्या कर दिया, यानी वायुसेना ने इसकी परमिशन दे दी है कि हमारे जितने भी क्या होंगे सैन्य विमान होंगे उसमें बायोजेट फ्यूल को क्या किया जा सकता है, भरा जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा CSI IP। DRDO नहीं है, इसरो नहीं है, IIT कानपुर नहीं है। बाकी इसरो और DRDO के बारे में आपको रोजाना बता रहा हूं। तो अभी हम जल्दी जल्दी इन सवालों को देखते हैं और जल्दी से इसका जवाब आप लोग भी दीजिएगा कि क्या हो सकता है इसका जवाब। सवाल क्या है, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत डिजिटल महोत्सव सप्ताह कब मनाया गया? यानी आजादी के अमृत महोत्सव, आजादी की 75वीं वर्षगांठ जब हम मना रहे होंगे उसकी पूर्व ही सरकार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस साल आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी डिजिटल महोत्सव मनाया गया। तो ये डिजिटल महोत्सव सप्ताह जो है वो कब मनाया गया? 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक, 25 नवंबर से 2 दिसंबर तक, 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक, 30 से लेकर के 6 दिसंबर तक कब तक मनाया जा रहा है ये आपको बताना है। जी हाँ, IP देहरादून में एकदम सही बात आपकी वही है। ये 2013 IP जो है CSIR IP जो है वो देहरादून में है, वहीं पर इसका क्या किया गया, निर्माण किया गया। तो बहुत अच्छी जानकारी आपके पास है। चलिए चलिए आगे बढ़ते जाइए और देखिए अगला सवाल क्या है जरा। तो इसका सही जवाब भी आ चुका है, ठीक है। क्या आया है आपका सही जवाब? हुआ है 29 से लेकर के 5 दिसंबर तक जो है वो आजादी का अमृत महोत्सव क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। उसी के तहत डिजिटल महोत्सव का आयोजन डिजिटल सप्ताह के रूप में किया गया है। कब से लेकर कब तक? तो 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। डिजिटल क्रांति तो आ रही है, ठीक है, कोविड-19 के बाद तो ज्यादा आ गई, लेकिन अब देश में वो दिन लद गए हैं जब हमारा डाटा क्या था, सस्ता था। दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता डाटा अगर किसी देश में था तो उस देश का नाम हिंदुस्तान था, ठीक है। लेकिन अभी आपको पता है 1 दिसंबर से जितने भी आपके डाटा जो पैक होते थे उनकी कीमत को क्या कर दिया गया है, कंपनियों ने बढ़ा दिया है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति 599 का रिचार्ज करा रहा था तो अब उसको 666 रुपए देने होंगे उसी रिचार्ज के। यह है 1 दिसंबर की, यानी 30 नवंबर की मध्य रात्रि से ही ये दरें क्या कर दी गई थी, लागू कर दी गई थी। अब ये डाटा जो है वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ गया है, ठीक है। हाँ जी, चलिए पंकज ओलाका जी, रेलवे के लिए क्या बोलना है? रेलवे के लिए यही बोलना है, आप अपनी आवाज को उठाइए और जो आपकी डेट अभी भी आई नहीं है उसको घोषित करवाइए। जिन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं उनको वापस लेने के लिए कदम उठाइए। लगातार सरकार प्रयास करे इस दिशा में, आप अपनी आवाज को क्या करिए, बुलंद करिए। 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक इस प्रकार का सप्ताह मनाया गया है। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या है। अभी NSO के द्वारा कुछ डाटा जारी किए गए हैं, उस डाटा के बारे में मैंने आपके सामने बता दिया है। यह है आपके सामने क्या, NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन जो है इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, ठीक है। हाँ जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब आपकी बात से सहमत है, इस प्रकार करेंगे, आप चिंता नहीं करें, ठीक है। चलिए चलो चलो, यहां पर है NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़ों के अनुसार जुलाई सितंबर चालू वित्त वर्ष की तो दूसरी तिमाही है, उस दूसरी तिमाही में देश की विकास दर कितनी रही है। हाल ही में NSO के ताजा आंकड़े जो हैं वो सामने आए हैं। इसके अनुसार ये लग रहा है कि कोविड-19 का जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद देश जो है वो विकास के पथ पर वापस क्या हो चुका है, अग्रसर हो चुका है। देश की अर्थव्यवस्था में वापस क्या आ रहा है, अर्थव्यवस्था में वापस सुधार आ रहा है। और इसका पैमाना यही है कि लगातार चौथी ऐसी तिमाही है, लगातार चौथी ऐसी तिमाही है जिसमें क्या दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। चौथी ऐसी लगातार तिमाही है, लगातार चौथी तिमाही है जब आर्थिक विकास दर जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो अभी मैंने तो सिर्फ पूछा है कि दूसरी तिमाही का जो आंकड़ा आया है जुलाई से सितंबर तक का, उसके बारे में आप बताइए, बाकी छोड़िएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, 7.5% सही जवाब नहीं है, आपको बता दिया है मैंने, ठीक है। चलो इसके बाद क्या है जरा वो भी सुन लो। यहां है 9.8% भी नहीं है, 10.5% भी नहीं है, सही जवाब है 8.4%। इसका मैंने क्लास में स्टार्टिंग में आपको जो बातें बताई थी उसमें आपको बताया था, ठीक है। एजुकेशन अड्डा जी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप लोग संपर्क कर लीजिए अगर आपसे संपर्क नहीं किया गया है तो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कौन सी राज्य सरकार चारधाम देवस्थान अधिनियम को वापस लेने वाली है?
कौन सी ऐसी सरकार है जिसने चार धाम देवस्थान अधिनियम को वापस लेने की घोषणा कर दी और यह भी कहा है कि हम जल्द से जल्द क्या करेंगे, यहां पर हमारी राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा में इसको लेकर विधेयक जो है वो निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को वापस क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा, यानी कानून को निरस्त किया जाएगा। कौन राज्य सरकार चार धाम देवस्थान, मैंने बताया था केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये हमारे चार धाम है, प्रमुख चार धाम है। एक सनातन धर्मी होने के नाते ये कहा जाता है कि चार धाम की यात्रा उसे जरूर करनी चाहिए और देवस्थानम में एक अधिनियम पास यहां पर किया गया था, उस अधिनियम को लेकर उसको निरस्त करने के लिए वापस क्या कर दिया है, निरसन अधिनियम लेकर आने वाली है कौन सी राज्य सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार ऐसा नहीं करने वाली है, जम्मू कश्मीर की सरकार भी ऐसा नहीं करने वाली है, पंजाब की सरकार भी नहीं करने वाली है, तो उत्तराखंड में जो सरकार है वो ऐसा करने वाली है। पूर्व में तीरथ सिंह रावत सरकार के द्वारा यह अधिनियम क्या किया गया था, लाया गया था। अब वापस जो सरकार धामी सरकार है वो धामी सरकार ये कह रही है कि हम इसे क्या करेंगे, निरस्त करेंगे, यानी हम इसका निरसन अधिनियम जो है वो लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात आपको कल ही बता दी थी मैंने, लेकिन सवाल कल नहीं रखा था इसलिए यहां पर आज रखा है। उत्तराखंड इसका सही जवाब होगा। इसे देवभूमि, क्या है, देवभूमि के नाम से इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है, देवभूमि। उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है, ऐसा वहां जाते ही आपको कहेंगे। इसमें एक प्रमुख स्थान है जिसका नाम है केदारनाथ। क्या नाम है, केदारनाथ है। केदारनाथ में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया था आपको पता है, तो यहां पर हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, क्या है, आदि शंकराचार्य, उन शंकराचार्य जी ने चार पीठों की स्थापना की थी, आपको पता है, श्रृंगेरी मठ और ये चार प्रमुख मठों की स्थापना की थी। इन्हीं शंकराचार्य की प्रतिमा जो है, इस प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में कहां पर किया गया है, प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में इनकी प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किया है। अगला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर यह रहा, जरा जवाब दीजिएगा, क्या है स्क्रीन वाले सवाल का हल, क्या है सवाल, बारबाडोस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किसने किया है ये बताइएगा। ये है सिंगर रिहान। सिंगर रिहान यहाँ की क्या है, ये भी बात आपको बताई थी, यानी इनको नेशनल हीरो घोषित किया गया है। नेशनल हीरो, नेशनल हीरो जो है वो किसको घोषित किया गया है, वो सिंगर रिहान को। किसका, बारबाडोस। बारबाडोस कहाँ है, कैरेबियाई द्वीप है। ये आपको बताया था मैंने कि भैया ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका के ऊपर ये कैरेबियाई द्वीप यहाँ बहुत सारे स्थित हैं। इन कैरेबियाई द्वीपों में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम क्या है, बारबाडोस है। इस द्वीप का नाम क्या है, बारबाडोस द्वीप है। अटलांटिक महासागर में स्थित है ये बारबाडोस द्वीप और ये आपके दक्षिणी अमेरिका के नजदीक है। यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम का ये क्या था, उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम वाले अपने सामान को बेचने के लिए जिस देश का इस्तेमाल कर रहे हैं उस देश के नाम है। जैसे भारत का इस्तेमाल पहले करते थे तो भारत भी उपनिवेश था, यानी दुनिया के अधिकांश 3/4 धरती पर जो है वो इन यूनाइटेड किंगडम वाले अंग्रेजों का क्या था, आधिपत्य स्थापित था, इनके उपनिवेश थे। ये कहा करते थे कि हमारा कभी सूर्य उदय नहीं होता, यानी जहां पर सूर्य की किरण पड़ती है वहां कभी न कभी हमारा क्या रहता है, साम्राज्य रहता है। ये बात इन्होंने कही थी। लेकिन आजकल हालत ये ऐसी है कि जो कपड़े ये पहनते थे, हमारे बैंड बाजे वाले भी इनके कपड़े नहीं पहनते आजकल। तो ये सिंगर रेहान जो है वो नेशनल हीरो के रूप में इनको घोषित किया गया और इसका सही जवाब जो है वो सेंड्रा मेसन है। सेंड्रा मेसन यहाँ की फर्स्ट महिला लेडी जो है वो राष्ट्रपति है, प्रथम महिला राष्ट्रपति और प्रथम राष्ट्रपति भी है। प्रथम महिला राष्ट्रपति भी कह दो या प्रथम राष्ट्रपति भी इसे कह सकते हो आप लोग। सेंड्रा मेसन इसका क्या है, सही जवाब है। सियामारो कास्त्रा भी अभी एक देश में क्या बनने वाली है, महिला राष्ट्रपति बनने वाली है। उस देश का आपको नाम बताना है, महिला राष्ट्रपति बनने वाली है, उस देश का नाम आपको बताना है। फिर है मैग्डेलेना एंडरसन, स्वीडन जो देश है, स्वीडन देश, उस स्वीडन देश की कुछ ही घंटों की क्या बनी थी, पीएम बनी थी। बाद में इसने अपने पद से क्या कर दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। तो सियामारो कास्त्रो किस देश की महिला राष्ट्रपति बनने वाली है, ये जरा फटाफट आप कमेंट करो। कल की क्लास में इसकी फोटो दिखाकर आपको बताया था। हाँ, रानी का यहाँ साम्राज्य जो है वो क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, साम्राज्य समाप्त कर दिया गया। आ चुका है जवाब सुनीता मीना का, होंडुरूस इसका सही जवाब है। क्या है,
होंडुरास जो है, होंडुरास, होंडुरास कह सकते हो, होंडुरास कह सकते हो। ये होंडुरास जो है यहां पर आपको बताया था ये यूरोप का एक देश है। क्या है? यूरोप का एक देश है। यहां पर भी जल्द ही क्या किया जाने वाला है? होंडुरास में भी सियोमारा कास्त्रो जो है वो राष्ट्रपति चुनाव में आगे चल रही है। जल्दी ही ये यहाँ की क्या बनने वाली है? राष्ट्रपति बनने वाली है होंडुरास की। चेक गणराज्य अलग बात है भैया, चेक गणराज्य वाली बात भूल गए मेरे जो ये लगता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। आज की क्लास में पढ़ाई गई बात पर सवाल पूछे जा रहे हैं, सारे के सारे, एक भी सवाल उससे बाहर नहीं है। कम्ब्रे वीजा ज्वालामुखी में 10 हफ्ते से विस्फोट हो रहा है तथा लावा निकल रहा है। यह कहां पर स्थित है? प्रमुख जो इस प्रकार का लावा है कम्ब्रे वीजा ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी जो है मुख्यतः ध्यान रखिएगा, एक तो होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। क्या होते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। दूसरे क्या होते हैं? शांत या सुसुप्त होते हैं। शांत या क्या होते हैं? सुसुप्त ज्वालामुखी होते हैं। शांत या सुसुप्त ज्वालामुखी भी होते हैं। ठीक है, एक ज्वालामुखी जो होते हैं वो आपको पता है किस प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब यह है कि जिससे लगातार लावा का उद्गार होता रहता है, वो सुसुप्त ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी का मतलब जिससे ना तो उद्गार अभी हो रहा है, पिछले कई वर्षों में उद्गार नहीं हुआ है और आगे भी होने की कोई संभावना उसमें नहीं है। ये इस प्रकार के जो होते हैं वो शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। और कुछ ऐसे ज्वालामुखी भी होते हैं जिनमें पीछे तो हालांकि उद्गार नहीं हुआ है लेकिन आगे जो है वो हो सकता है। इस प्रकार के भी ज्वालामुखी होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय बहुत प्रकार के निष्क्रिय पदार्थ जो है वो धरती से बाहर निकलते हैं। उससे धरती की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करने से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि पृथ्वी कितनी पुरानी है, कब की है, कौन कौन सी चीजें इसके धरातल में अभी भी है। लेकिन पर्यावरण को इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। अभी आज ही की क्लास में आपको बताइए अटलांटिक महासागर में एक केनारी द्वीप है, उस केनारी द्वीप के पास में यहाँ पर क्या है? ये स्थित है कम्ब्रे वीजा ज्वालामुखी जो है ये बहुत प्रसिद्ध, आपको पता होगा। इटली का एक ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना, आपको नाम सुना होगा, माउंट एटना ज्वालामुखी भी स्थित है, ये भी बड़ा प्रसिद्ध है। तो अटलांटिक महासागर जो है यहाँ पर ये स्थित है। अगला सवाल है, बैक टू वर्क योजना राज्य सरकार किन के लिए शुरू करने जा रही है? राजस्थान सरकार ने कल एक बात कही थी, आपको पता है क्या कही? राजस्थान सरकार ने कहा कि बैक टू वर्क नाम की हम एक योजना चलाएंगे साहब, और उस योजना के तहत हम लोगों को वापस नौकरी देने वाले हैं। बैक टू वर्क योजना राज्य सरकार किन के लिए शुरू करने जा रही है? रेजिडेंट डॉक्टर के लिए, रिटायर्ड सैनिकों के लिए, रिटायर्ड अध्यापकों के लिए, नौकरी छोड़ चुकी कामकाजी महिलाओं के लिए। बैक टू वर्क का मतलब है आप वापस काम पर लौटो, यानी कि वापस नौकरी दिलाने की सरकार मंशा में है कि इनको वापस नौकरी दिलाए। तो नौकरी छोड़ चुकी जो कामकाजी महिलाएं हैं उन कामकाजी महिलाओं को आगामी 3 वर्ष के अंदर 15,000 महिलाओं को, आगामी 3 वर्ष में 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र के साथ साथ सरकार प्लस निजी, सरकार प्लस क्या है? निजी, सरकार प्लस निजी क्षेत्र मिलकर क्या करने वाले हैं? इनको नौकरी दिलाने वाले हैं। और लगता यह है सरकार निजी क्षेत्र में इनको नौकरी देना चाहती है, सरकारी क्षेत्र में नहीं। लेकिन सरकार की पहल है कि निजी क्षेत्र के साथ मिलकर क्या किया जाए? नौकरी छोड़ चुकी महिलाएं जो हैं उनको वापस अपने काम से जोड़ने के लिए इस प्रकार की बैक टू वर्क नाम की एक योजना राज्य सरकार जो है वो शुरू करने जा रही है। चलिए अगला देखिएगा, बैक टू वर्क योजना के तहत राज्य सरकार ने आगामी 3 वर्ष में कितनी महिलाओं को नौकरी पर पुनः दिलाने का जो है वो लक्ष्य रखा है? पुनः नौकरी दिलाने का, को पुनः नौकरी, ये पुनः जो है ना यहां लगाना था, पुनः नौकरी दिलाने का लक्ष्य रखा है। तो मैंने बताया 3 साल में कितने लोगों को? 15,000 महिलाओं को वर्क टू यानी बैक टू वर्क योजना के तहत सरकार क्या दिलाना चाहती है? नौकरी दिलाना चाहती है। तो इसका सही जवाब जो है वो 15,000 होगा। 15,000 महिलाओं को ऐसा काम सरकार के द्वारा दिलाया जाएगा। सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, सरकार प्लस निजी क्षेत्र दोनों मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। अगला सवाल, राज्य में जीरा प्रोसेसिंग इकाई कहां लगाई जा रही है? अभी हाल ही में आपको बताया था राजस्थान में जीरा प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो क्या की जा रही है? स्थापित की जा रही है। तो राज्य में जीरा प्रोसेसिंग इकाई जो है वो कहां लगाई जा रही है? तो आपको लंबे समय से ही ये बात बताई जा रही है कि जीरो जो प्रोसेसिंग इकाई है ये क्या है? प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग का मतलब है उसकी एक तो छंटनी करनी है, फिर उसकी पैकेजिंग करनी है, ये सारा काम जहां होता है, ठीक है, यानी कहीं बाहर भी जीरा अगर जाना है, जीरा जालोर का प्रसिद्ध आपको पता होगा कहां का है? जालोर का जीरा जो है वो बड़ा प्रसिद्ध है दुनिया भर में। अगर विदेश में भी कहीं जीरा अगर जाना है तो उसकी पैकेजिंग शानदार होनी चाहिए। आज की दुनिया में माल कैसा भी हो पैकेजिंग शानदार होनी चाहिए।
तभी बिकता है। तो ये प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कहाँ स्थापित की गई है, जहां छंटनी है, उसका माल को सही तरीके से रखना है, फिर उसकी पैकेजिंग करनी है, ये सब काम जहां होने वाला है वो स्थापित किया गया कहां पर, बाड़मेर में। ये कल के न्यूज़पेपर की खबर थी तो मैंने आपको बता दी है। चलिए इसके बाद और भी 2-3 बातें मैं आपसे करना चाह रहा हूं, जरा देख लीजिएगा क्या है आपके सामने इस प्रकार की बातें। तो यहां पर ये प्रोसेसिंग यूनिट के संबंध में सवाल था, तो जरा इसको भी देख लीजिएगा, मैं आपके सामने इसको रख ही देता हूं पूरा। ये देखो यहां पर आपके सामने है, पूरी बात रख लेते हैं, पढ़ लीजिएगा इसको। क्या है, अब बाड़मेर में ही जीरो की हो सकेगी ग्रेडिंग, पैकिंग और प्रोसेसिंग, तीनों काम यहां हो पाएंगे बाड़मेर में। अरबों का जीरा उत्पादन करने वाले किसान प्रोसेसिंग के अभाव में औने पौने दामों में जीरा बेचने को मजबूर हैं, लेकिन अब क्या होगा, केवीके गुड़ामालानी जो बाड़मेर का क्षेत्र है वहां पर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर की ओर से 40 लाख रुपए की प्रोसेसिंग इकाई लगाई जा रही है। इस इकाई पर जीरे की ग्रेडिंग होगी, पैकेजिंग होगी, प्रसंस्करण होगा, वन्य अन्य उत्पादक इससे तैयार किए जा सकेंगे। यूनिट पर किसान जीरा लेकर सीधे ही प्रोसेसिंग, सोर्टिंग, ग्रेडिंग, वियरलिंग, पैकेजिंग आदि करवा सकते हैं। कम दाम पर यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके बाद किसान बाजार में ऊंचे दाम पर जीरो को क्या कर सकेंगे, बेच सकेंगे। एक बात और देख लीजिएगा, चलो आगे और दिखा देते हैं एक घटनाक्रम आपको। वो कौन सा घटनाक्रम है सर, वो घटनाक्रम भी आप देख लीजिएगा। ये घटनाक्रम है साहब, क्या है, यहां पर आपको जो काम की बात है उस पर ही ध्यान देना है, बाकी भी इसमें बहुत कुछ छपा है वो नहीं देखना है। आपके काम की कहानी क्या है वो आपके सामने मैं रख देता हूं। ये है आपके कहानी काम की। यहां पर लिखा हुआ है 15,000 महिलाओं को 3 साल में नौकरी दिलाने का सरकार ने रखा लक्ष्य। जॉब छोड़ने वाली महिलाओं को फिर मिलेगी नौकरी। शादी के बाद घर परिवार संभालने व अन्य कारणों से कामकाजी महिलाओं को कई बार नौकरी छोड़नी पड़ती है। इन कामकाजी महिलाओं को निजी क्षेत्र में सहयोग से फिर से जॉब दिलाने या वर्क फ्रॉम होम या अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार बैक टू वर्क योजना शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। योजना की घोषणा मुख्यमंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में की थी। इस योजना में आगामी 3 वर्षों में 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में सहयोग फिर से नौकरी दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा एवं हिंसा से पीड़ित महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। जो महिलाएं कार्यस्थल पर जाने में सक्षम नहीं है उन्हें वर्क फ्रॉम होम का अवसर मिलेगा। रोजगार से जुड़ने की इच्छुक महिलाओं को महिला अधिकारिता निदेशालय व CSIR संस्था के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम सुविधा विकसित की जाएगी। इसके अलावा RKCL के माध्यम से स्किल्स ट्रेनिंग भी इनको दी जाएगी। आवेदन कैसे करना है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना को सरकार जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर महिलाओं को क्या करना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, हाँ जी, गुरुदेव जीरे की खेती में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, ये बात तो ठीक बात है आपकी, मुझे भी लग रहा है ऐसा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है आज की क्लास से जुड़ने के लिए। अन्य सभी तथ्यों पर हम बातचीत करेंगे, ठीक है, और बाकी बातचीत आप इसी प्रकार ध्यान रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। कुछ नई बात आएगी तो आपके सामने वो वापस रख दी जाएगी। तो आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत 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 घना घना धन्यवाद है। ठीक है, हाँ जी सर जी, क्लास पूरी कितने बजे होगी? CCTV जी पूरी हो चुकी है, आप अपना CCTV कैमरा बंद कर सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। अदन पाल जी आपका नाम मैंने ले लिया है, तो अब आप आनंद रहिए मस्त से, रजाई ओढ़ी वापस, और सोना नहीं है, पढ़ाई करनी है। तो स्थापना दिवस आप सभी को मंगलमय कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हैव ए नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।